नमस्कार। मैं डॉक्टर राणा उदय प्रसाद सिंह, जगदम कॉलेज छपरा, इतिहास विभाग। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट ऑनर्स और सब्सिडी के छात्रों के लिए कुछ प्रमुख विषयों को लेकर आया हूं और आज का मेरा व्याख्यान जो है वह गुप्त काल के स्रोतों पर आधारित है। गुप्त काल का स्रोत भी मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत का जहाँ तक सवाल है, इसके तहत हम विशिष्ट रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान पुराणों को देते हैं। पुराणों से गुप्त साम्राज्य की सीमा के साथ साथ वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के लिए जो पुराण हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें विशेष रूप से वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मारुत पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पुराणों से यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासन प्रयाग, साकेत और मगध तक फैला हुआ था। पुराणों से नाग, बकाटक और शकों के संबंध में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी विभिन्न धर्म शास्त्रों और नीति शास्त्रों के पुस्तकों के द्वारा भी प्राप्त होती है। इस युग में हरित, व्यास, पुलस्त्य आदि ऋषियों की जो स्मृति की जो रचनाएं हैं उसके माध्यम से भी हम गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कामंडक नीति शास्त्र की रचना चंद्रगुप्त के समय में हुई थी। इसमें राजा के कर्तव्यों के वर्णन है। इसमें शकों के वध को न्यायोचित ठहराया गया है। ग्रंथकार का मानना है कि छद्म वेश में शत्रु की हत्या करने से नैतिकता का हनन नहीं होता है। इतना ही नहीं, बल्कि सेतुबंध काव्य अथवा सेतु काव्य, कौमुदी महोत्सव, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस आदि काव्यों और नाटकों से गुप्तकालीन इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। सेतु काव्य की भाषा प्राकृत है और बाकाटक नरेश प्रवर सेन ने इसकी रचना की थी। कौमुदी महोत्सव 5 अध्यायों का नाटक है। इसमें मगध की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है। कौमुदी इतना ही नहीं, बल्कि विशाखदत्त प्रणीत देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस नाटकों से भी गुप्तकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। देवी चंद्रगुप्तम एक राजनीतिक नाटक है। इस नाटक के उदाहरण के रूप में अभिनव भारती, श्रृंगार प्रकाश, न्याय दर्पण, सागर नांदीन आदि ग्रंथों में है। रामगुप्त का परिचय न्याय दर्पण में मिलता है। वह चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। उसने अपने मंत्रियों के कहने पर अपनी पत्नी ध्रुव देवी की शकों के हाथों सौंप दिया था। चंद्रगुप्त के लिए यह असह्य हो गया था और उसने वेश बदलकर शक शासक की हत्या कर दी थी। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की है, पूर्व में भी, कि जरूरत पड़ने पर छद्म वेश में भी यदि किसी की हत्या करने की जरूरत पड़े तो वह माफ करने योग्य होता है। इसमें कोई दंडनीय अपराध की बात नहीं कही गई है। उसके बाद में चंद्रगुप्त के लिए यह एक महत्वपूर्ण सवाल था कि हम कैसे शकों की हत्या करें, और तब उसके बाद वह सिंहासन पर बैठा था। शकों की हत्या करने के बाद
ये सभी जानकारी देवी चंद्रगुप्तम नाटक में उद्धृत है। इसी प्रकार मुद्रा राक्षस नाटक में गुप्तकालीन घटनाओं का उल्लेख है। यह नाटक ब्राह्मण धर्म के गौरव पर प्रकाश डालता है। उस युग में विष्णु की प्रजा 12 अवतार के रूप में की जाती थी। चंद्रगुप्त के समय जातियों के नाम की जो जहाँ तक बात है, उसमें मुख्य रूप से जो ग्रंथों में चर्चित है जातियों का जो नाम है, उसमें शक, यवन, किरात, पाशिक, कंबोज आदि का नाम प्रमुख है। कालिदास की रचनाओं में भी, जैसे कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन थी? आपको ऋतु संहार, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपको कालिदास की प्रमुख रचनाएं थी। गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति पर यह प्रकाश डालती है। विदेशी यात्री जो चीनी यात्री थे उस समय गुप्त काल में विशेष रूप से फाहियान और इंग्सी की विशेष रूप से हम चर्चा यहाँ करना चाहेंगे कि फाहियान तथा इंग्सी चीनी यात्रियों ने भी अपने वृत्तांतों में गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी दी है। फाहियान ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया है और भ्रमण करने के दौरान पूरे भारत का भी वर्णन किया है। साथ ही साथ गुप्त काल का भी चर्चा उन्होंने फाहियान ने किया है। खास करके देखिए कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उपाधि उन्हें विक्रमादित्य की मिली थी। तो ये विक्रमादित्य के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में फाहियान ने अपने यात्रा विवरण के दौरान जो इतिहास की जो रचना की, उस समय उसमें राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ अपनी पुस्तक में बौद्ध राज्यों का विवरण, जो उनका प्रमुख पुस्तक का नाम है, उसमें गुप्त काल के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक से गुप्त वंश के राजाओं तथा लोगों के धार्मिक अवस्था के बारे में भी पता चलता है। दूसरे विदेशी चीनी यात्री जो हमारा है यिंगसी, उन्होंने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत का जो राजनीतिक स्थिति थी उसका विशद वर्णन किया। उसने लिखा है कि चीनियों ने मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण कराया था। उसके अनुसार उस मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त के समय में हुआ था। तो इस प्रकार से आज मूल रूप से जो गुप्त कालीन के जो साहित्यिक जो स्रोत थे उसके बारे में मैंने चर्चा की। अब दूसरे कक्षाओं में गुप्त काल के जो पुरातात्विक जो हमारे स्रोत रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे जब एक ही कक्षा में विशद रूप से मैं वर्णन करूँगा तो परेशानियाँ होगी समझने में, इसलिए सरल और सुगम आपके लिए हो, इसलिए आज साहित्यिक जो स्रोत है गुप्त काल के उस पर चर्चा मैंने किया है। और कल मैं पुनः इसके जो पुरातात्विक जो स्रोत हैं गुप्त काल के उसकी विशद चर्चा करूँगा और उसके बाद फिर यह जो चैप्टर हो जाएगा वह समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।